वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनको कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे मुनि को मानते हुए सच बोलना जानते हो, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। साथियों, आज हमारे साथ में बहुत ही सत्कारयोग बलविंदर सिंह जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं, जो ओबीसी के फाउंडर हैं। तो ओबीसी संगठन के, तो इनसे पहले इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में हम ओबीसी के हालातों के बारे में पूछेंगे। ओबीसी के जो लोग हैं उनके हालात ठीक हैं कि कैसे हैं, तो इनका सुधार कैसे किया जा सकता है। तो इनका पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। जी बलविंदर सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। सर, मैं वॉइस ऑफ मानव ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ मौका ਦਿੱਤਾ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया। पहले तो आप रहे कि हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें जो आपने जो संगठन बनाया ओबीसी का, जो संगठन, आपका पूरा नाम बताएं संगठन के बारे में, और किस मतलब किस वजह से हमारा संगठन है ये ओबीसी फेडरेशन इसका नाम है। हम इसको उसके तहत जो अपने ओबीसी लोग हैं उनके राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि जो मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 27% रिजर्वेशन इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयमेंट में दी गई है, वो हमारे लोगों को प्राप्त। आज के हालात पंजाब में ये हैं कि वी आर 42%, हम 42% लोग हैं, और हमारी जो रिजर्वेशन है एजुकेशन में वो 10% है और नौकरियों में 12% है। तो जबकि जो मंडल कमीशन है उसकी जो पहले रिपोर्ट थी वो नोटिफिकेशन पे चल रही थी, और 15/8/2018 को इसका माननीय राष्ट्रपति जी से अनुमोदन भी हो गया और ये कानून बन गया है। और इसके बावजूद जब कोई कानून बन जाता है तो सरकारों को उसको इम्प्लीमेंट करना उनकी ड्यूटी होती है। इसके बावजूद भी ये लोग इस कानून को, जो हमारा राइट है, उसको देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो इसके तहत हम घर घर जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि ये हमारा राइट है, ये हमने लेना है। और हम अभी एक पद यात्रा निकालने की प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये पंजाब के 22 जिलों को होती हुई चंडीगढ़ मुख्यमंत्री पंजाब को मेमोरेंडम देंगे, और अपनी जो इस मुहिम के साथ दो बातें होंगी। एक तो पंजाब के लोगों को ये पता लगेगा कि ये ओबीसी संगठन जो हमारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि पंजाब में आज तक किसी ने SC ST संगठन बहुत हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, पर कोई भी संगठन ओबीसी का संगठन जो है उसने पंजाब लेवल पे काम नहीं किया। बहुत काम हुआ है, ज्यादा लोग हमारे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने में उलझे रहते हैं, क्योंकि जो मेजर क्लैरिफिकेशन है, जो क्लैरिफिकेशन ये है कि 8 लाख इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, वेल्थ टेस्ट उसको कहते हैं। उसमें ये बड़ा क्लियर है कि एग्रीकल्चर इनकम एंड सैलरी इनकम उस 8 लाख में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये बात हमारे जो गरीब लोग हैं, जो नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको नहीं पता है। 4 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग बैठे हैं वो इसके हकदार नहीं है। दूसरा है जो लोग डायरेक्ट क्लास 1 भर्ती हुए हैं वो भी ओबीसी के का बेनिफिट, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तीसरा है जो ये मैंने अग्री आपको, और जो आर्मी में है लोग कर्नल एंड अबव वो नहीं ले सकते, बाकी सारे लोग ले सकते हैं। और ये इन बातों की हम
पब्लिसाइज कर रहे हैं, लोगों के पास जाके लोगों को बता रहे हैं। पिछले 2 दिन में लगातार टूर पे रहा हूँ। हमने मानसा में मीटिंग किया, हमने बठिंडा में मीटिंग किया, हमने बरनाला में मीटिंग किया, तो लोगों को बताया कि ये हमारे राइट हैं, इसके हम इस लड़ाई को 2 तरीकों से लड़ने जा रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कि हमारी संस्था एक बड़ी सिस्टमेटिक लड़ाई लड़ने जा रही है। जो हमारी टीम है बहुत कॉम्पिटेंट टीम है, उसमें कर्नल है, जो हमारे चेयरमैन हैं वो ब्रिगेडियर साहब हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो कर्नल है, और मैं उस संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आर्मी के लोग हैं, आप जानते हो कि दे आर वेरी कमिटेड। जी बिल्कुल। और तो ये इन लोगों ने हमारी टीम ने ये तैयार कर रखा है कि अब ये राइट लोगों को लेके देने हैं। जी और जी हम, जैसे मैंने बताया कि 2 तरह से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। एक तो गलियों में, कूचों में, सड़कों पे लोगों को अवेयर करके ये लड़ने जा रहे हैं। दूसरी, जो आज में देश का कानून है वो हमारे साथ है। जैसे मैंने कहा कि कानून बन गया है, तो हम 3 केस जल्द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं अपने क्लेम को कंटेस्ट करने के लिए। कहा जो ये क्योंकि एक फिरका पूरा देश पे राज करता है, पंजाब पे पर्टिकुलरली कई सालों से एक ही फिरका राज करता है, कभी ए आ जाए कभी बी आ जाए, पर फिरका वही रहता है। और ये लोग हमारे लोगों को, जो वीकर सेक्शन है, जो ओबीसी है, उसको तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि हमें एज ए वोट बैंक यूज करने के अलावा और इनका कोई हिस्सेदारी, हमारी रिजर्वेशन का मतलब कोई पीक नहीं है, आप जानते होंगे। रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑन एवरी लेवल, हर फिरके की, हर समुदाय की रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसमें पंजाब बहुत बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। और ये मैं आपको छोटी सी बताऊं कि पंजाब में सिर्फ 42% लोगों के 2 मिनिस्टर हैं, उनमें से एक गवर्नर है, एक अपने स्पीकर हैं, और दूसरे अभी अभी हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। तो इसमें पंजाब में ओबीसी की बड़ी बदहाली है। और मैं आपको बता रहा था 3 केस डालने जा रहे हैं। पहला केस एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन 27%, दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 27%, और तीसरा केस वो बहुत अहम है, तो बड़ा है, वो है मेंबर पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में एंड एमएलए में हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन हो। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं तो जितने भी एमपी पंजाब में बनते हैं वो सारे ही वो ऐसी जहां एक समुदाय से ज्यादा आते हैं। कोई जनरली ओबीसी का कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनता, कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं बनता, तो एमएलए भी जो 12, 14, 15 से कम रहते हैं, जबकि हमारा ये 42% के हिसाब से ऑलमोस्ट 60-65 के करीब एमएलए होने चाहिए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, हम इनको पब्लिक में लेके जा रहे हैं और कोर्ट में लेके जा रहे हैं। वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब लोगों को हम ये हक दिला पाएंगे और हम सुकून की नींद सो पाएंगे। अभी तक हमें चैन नहीं आ रहा। ये जो सिचुएशन देख के हम बेचैन रहते हैं कि हमारे लोगों से क्या हो रहा है। हमारे लोग के पोले पाले हैं। हम जो ओबीसी के लोग हैं ना जी, जे आर वर्कर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। कोई तरखान है, कोई लोहार है, कोई नाई है, कोई मेहरा है, कोई दे आर अपने अपने ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेडमैन हैं, भाई अपना रोटी रोजी कमा के खाते हैं और देश की इकोनॉमी को सहारा देते हैं। सारे लोग टैक्स देते हैं,
खासकर रामगढ़िया लोग हैं, उनका जितना मैन्युफैक्चरिंग का छोटे छोटे उद्योगों में उनका कब्जा है, पर उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए सरकारी दरबारे जिसको हम कहते हैं, वो नहीं मिल रहा। इस जत्न को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये होता है, जैसे मतलब अभी आपने बताया कि 2 सिर्फ ओबीसी के मेंबर है इसमें, मतलब 5 जो गवर्नर ने बताया, आपने एक और बताया, इतने ओबीसी मतलब इतना जागरूक नहीं, मैं ये इसके मतलब क्या कि ओबीसी जागरूक नहीं है अपने हकों के लिए, ये कह सकते हैं सीधा सीधे अक्षरों में? क्योंकि अगर ओबीसी के इतने मतलब इतने इतने परसेंट होने के बावजूद भी पंजाब के अंदर है इतने पिछड़े ओबीसी, इसका मतलब है कि ओबीसी अपने अपने हकों के प्रति जागरूक नहीं है। तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ओबीसी का वो संगठन, मैंने कभी पहले नहीं सुना। मैं इधर भी इंटरव्यू करता हूँ चारों तरफ से, लेकिन पहली बार मुझे खुशी से बात की है कि आप लोग ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम पूरा इसमें मन तन से आपके साथ में देंगे, और एक हमारा प्लान भी है आने वाले वक्त में, हम बताएंगे आने वाले वक्त में क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ जो इसमें आपके साथ में जो इसमें जुड़े हुए टीम में, जिसमें आपने बताया ब्रिगेडियर भी है इसमें आपके साथ में जुड़ा हुआ, उनका भी आने वाले वक्त में इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ताकि इसमें और भी मजबूती से आगे बढ़ा जा सके। और ये अपने हकों के लिए लड़ना है तो एक हमारा हक है, और इसको हम लेकर रहेंगे तो बिल्कुल जायज है। तो ये ओबीसी मतलब आप क्या समझते हैं, ओबीसी जो पीछे मतलब कितना सो रहा है पड़ा ये? अरे मैं ये भी सुना था कि जो साइमन जो जो कि जिससे उसका बात करी आपने पहले, कमीशन की जो आया था पहले, उसका इन्होंने ओबीसी ने सबसे ज्यादा उसने विरोध किया था, ऐसा ऐसा था क्या पहले? असल में जब ये मंडल कमीशन लागू किया गया तो पंजाब जो थोड़ा इसका बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ओबीसी को अवेयर नहीं था कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है। उसका सड़कों पे जाके इन्होंने विरोध किया। जब इनको एजुकेट किया गया, धीरे धीरे लोग अब समझने लगे हैं, पर इट इज टू लेट। तो अब जबकि इनको अब पता चला है, जैसे आप कह रहे हो कि इतनी बदहाली क्यों है, बदहाली का कारण जो मैं समझता हूँ उसके दो तीन कारण है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला कारण तो ये है कि पंजाब में सिखिज्म है का बड़ा डूंगा प्रभाव है। और जब हम जिसको ये कहते हैं कि परियार साहब ने कहा है कि धर्म ऐसा अफीम की गोली है जो जो आदमी खा के सो जाता है, उसको कोई वही उसको बदहाली और हाली के बारे में कोई समझ नहीं आती है। तो इसके कारण भी कास्टिज्म नहीं है। तो जबकि मैं आपके चैनल से ये क्लियर करना चाहता हूँ, एसजीपीसी में भी कास्टिज्म है। कैसे कि एसजीपीसी में 20 सीटें एससी की रिजर्व है और 30 सीटें एसजीपीसी में लेडीज की रिजर्व है। उसमें 5 सीटें एससी की हैं लेडीज की, और 25 जनरल है। देखो, जब मैं जो लोग मेरे को कहते हैं कि आप कास्टिज्म फैला रहे हो, मैं उनको कहता हूं हमने अपने एसजीपीसी में मान लिया है कि कास्टिज्म है। कास्टिज्म एक देश की सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि कास्टिज्म नहीं है। तो हम अब मैं साथ ही आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि हम ये भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं कि ये एससी की रिजर्वेशन है, लेडीज की रिजर्वेशन है, तो व्हाई नॉट ओबीसी? हमारी भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और हमें भी ये रिजर्वेशन का हक एसजीपीसी में भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और दूसरा कारण ये है कि पंजाब के लोग मेहनती बहुत है, आपको ये तो आप इससे सहमत हो। और उसके कारण लोग खाते पीते हैं। मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको छोटी सी बताऊंगा। काशी राम जी इतनी बड़ी स्टेट यूपी में जाके कामयाब हो गए, राज लेने में भी, उनको समझाने में भी, उनको बुझाने में भी। और ही बिलोंग्स टू, आपको पता होगा, ही बिलोंग्स टू रोपड़ के पास का पिंड है। पर ही कुड नॉट बी सक्सीडेड इन पंजाब बिकॉज एक मैंने जैसे बताया सिखिज्म का प्रभाव है, दूसरा
कि लोग खाते पीते हैं भाई। वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो ऊपरली सतह पे नहीं है, वो अंदर जाके है। जब वो बांटने लगते हैं ना कोई चीज, तब वो कास्टिज्म को ध्यान में रखते हैं। वो एक फिरका रखता है जो राज कर रहा है, दूसरे लोग जो छोटे हैं वो नहीं मानते। जैसे कि वो मैंने आपको बताया कि वो फीम की गोली लिखा के सोए हुए हैं, और जो जो राज कर रहे हैं वो रखते हैं। वो जब उन्होंने कोई चेयरमैन लगाना है, कोई पावर वाली जगह देनी है, वो अपने फिरके के व्यक्ति को देते हैं। और जब वोटें मांगनी है, वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम सिख होते हैं, हम कास्ट में विश्वास नहीं रखते। भाई नहीं रखते तो इनको भी दो कुछ, वे ये भी आपके भाई हैं। वे उस तब ये उनको भी, ये बड़े टैक्टफुली जो लोग हैं ये हमारे पे राज कर रहे हैं। अब बहुत दूर नहीं है, समय लगेगा। हमारी संस्था पहली संस्था है, जैसे आपने कहा कि मैंने पहली बार सुना है कि कोई व्यक्ति पंजाब में ओबीसी का काम कर रहा है। जी हमारी पहली संस्था है। आप समझ गए होंगे कि जो सिस्टेमेटिकली इश्यूज को कंटेस्ट कर रही है, लीगली भी और सड़कों पे भी। जी जी जी। मेरे ख्याल से आपके पास में टाइम थोड़ा कम होगा मेरे ख्याल से, तो मैं एक सवाल कर लेता हूँ आपसे। जैसे मतलब नहीं आपको सफिशिएंट टाइम, नो प्रॉब्लम। जी जी जी। तो जैसे हम बात करते हैं कि मतलब ओबीसी की बात कर रहे हैं, इसमें जो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आते हैं कि जिन लोगों से आप आरक्षण मांग रहे हैं वो तो लोगों से छीनने के लायक बने हुए, वो तो लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ओबीसी की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर है, तो ओबीसी आरक्षण मांगने के बजाय आरक्षण देने के लायक कब बनेंगे? देखिए सर, एक सोए हुए जो 70 साल से आदमी सोया हुआ है, उसको जगाना बहुत बड़ा काम है जो हम करने जा रहे हैं। जब वो ये जाग जाएंगे, जब तो फिर ये इलेक्शन देने वाले भी बन जाएंगे। अभी इनको पता तो, अभी तो इनको ये भी समझ नहीं कई लोगों को। जैसे शायद ये एसजीपीसी वाली जो मैंने बात बताई है, ये आपको पहली बार आपने सुनी होगी। पहली बार ही इसमें सामने। जी 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 जी। पहली बार सुन रहे हो ना? जी बिल्कुल पहली बार सुन रहे हो। ऐसी जो हमारे बेचारे, जो मैंने जैसे बताया है कि ओबीसी के लोग हाथ के साथ काम करते हैं। ये मेरा खाना बनाता है, होटल चलाता है, सब लोग हम कामकाजी लोग हैं जी। तो वो इसलिए हमारे लोग अपने रोजी रोटी में बिजी हैं। अब हमने उनको थोड़ा थोड़ा एजुकेट करना शुरू किया है, तो एक दिन में तो विश्वास ही ना बनता। विश्वास बनने में टाइम लगेगा, और ये जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, राज तो हमारा ही है। राज तो किसी के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में 40 हम SC ST और ओबीसी लड़ जाता है तो 85% हो जाते हैं। वैसे 52% हैं हम एज पर 1931 की जनगणना के मुताबिक। क्योंकि ये बार बार ये लोग जनगणना नहीं करा रहे, चीते भालू सब गिन लेते हैं, जानवर गिन लेते हैं, हम मानस को नहीं गिनते। अब आपको शायद एक और एडिशन करने जा रहा हूं कि जो मोदी गवर्नमेंट है, इसने जनगणना को पार्लियामेंट में पास करा लिया है कि 2026 तक नहीं होगी। और ये लोग कितने शातिर हैं, आप इनकी जो इनको पता है कि इनकी गिनती बहुत भारी है। जब जिस दिन इनको अपनी गिनती एग्जैक्ट पता लग गई, क्योंकि और ये लोग हमारा राज खत्म होने वाला है, तो इसीलिए ये बार बार जनगणना को पीछे धकेलते हैं। जैसे कि 2011 में 2011 में जनगणना जातिगत हुई थी, तो उसका डाटा गवर्नमेंटों ने रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि हमारे ये जी डिफेक्टिव है डाटा। डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव ये था कि इनको पता लग गया था कि जो लोग राज कर रहे हैं उनकी गिनती नामात्र है,
अब ये शेर को जगाने वाली बात है। ये जनगणना का डाटा रिलीज करके उन्होंने डिफेक्टिव कह के वो डाटा रोक लिया और आज तक हमारे लोग अंधेरे में, और इनका शोषण लगातार हो रहा है। जितनी देर नहीं उठेंगे शोषण होता रहेगा। हाँ, मैं और मेरी टीम और हमारी संस्था लगातार ये कोशिश करेगी कि हम इनके अपने ओबीसी राइट्स के लिए ले सकें और इन लोगों को जगा सकें। जी जी। अब मेरे पास प्लान है कि अगर इसमें भारत में चल पड़ता है तो हमें इसको पूरे भारत को 31 महीने में एजुकेशन फ्री कर सकते हैं और हेल्थ फ्री कर सकते हैं। मेरे पास प्लान ऐसा है कि हमने जो भारत की तकरीबन 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ में से अगर हमें 1 करोड़ आदमी जुड़ जाते हैं जो सिर्फ 100 रुपए डोनेशन के निकाल सकते हैं, तो 100 रुपए डोनेशन के निकालेंगे हमें, तो वो अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए हर महीने का आएगा तो हम 100 करोड़ का हर महीने करेंगे क्या? जैसे पंजाब में 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा लोगों का, और 5 बड़े बड़े बनाएंगे विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री हो जाएगी, और 20 करोड़ में हम बनाएंगे जो नौजवानों के लिए रोजगार के लिए फैक्ट्री छोड़ छोड़िया। कम से कम भी इसमें 5,000 लोगों को हर स्टेट में नौकरी मिलेगी, और इसमें 5 करोड़ रुपए उन लोगों को देंगे जो पैसा इकट्ठा करके देंगे उनको, और 10 करोड़ में हम बनाएंगे फिल्म और नाटक जिसमें बड़ा अच्छा संदेश आए, और 15 करोड़ में बनाएंगे जो है इसमें बड़े बड़े टीवी चैनल जो आजकल झूठ फैलाने वाले हैं। शायद आपको पता होगा कि भारत की एक खबर सामने आई है अभी, जो रॉ एजेंसी है, इन्होंने 119 देशों में 500-700 से ज्यादा इनके टीवी चैनल चलते जो फेक न्यूज देते हैं, झूठ फैलाते हैं भारत का। मतलब भारत का अरबों खरबों रुपया रोजाना खर्च करते हैं और झूठ फैलाने में खर्च करते हैं। तो क्या अगर हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ तो हमें 85% तो मानते हैं अपने आप को, लेकिन 85 करोड़ टुकड़े हुए पड़े हैं सब में। ओबीसी के अलग चलते हैं, एससी के अलग चलते हैं। एससी में इतने संगठन जुड़े हैं भारत में, आपको देखे होंगे संगठन कितने हैं, लाखों, मतलब लाखों संगठन है, लाखों टुकड़े हुए पड़े हैं। तो इनको एक साथ इकट्ठा करना है तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी जब साथ में होगी, फिर आप जैसे ओबीसी की बात कर रहे हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, डेडिकेटेड बंदे हैं सारे के सारे, तो मेरे ख्याल से फिर ये मुश्किल कोई काम नहीं है। जब आदमी के इरादे अच्छे होते हैं और आदमी करेंगे, करने लायक होते हैं तो करेंगे, तो इसमें हम भी आपका साथ देंगे। इसमें जो भी जहाँ तक भी पूरी पूरा साथ देंगे। तो उसमें लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं इसमें पूरे सिस्टम को, मतलब अपने ओबीसी आने वाले वक्त में राज करे? हम ये चाहते हैं कि मतलब जो जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वो अपने राज के लायक बने, राज करने लायक। जो भिखारी लोग बैठे हैं उनको आरक्षण भी दें, और उनको बस ये जैसा राशन कार्ड बनाना है राशन फ्री देने का, वैसा इनका राशन कार्ड बनाएंगे फ्री राशन देने के लिए सबके लिए, ताकि अपने लोग राज करने लायक बने। उनको जो है वो जो दे रहे आजकल खाने दूसरों को खाने लायक खुद बन जाए। ऐसे क्या करना चाहते हैं, मतलब कैसे इकट्ठे किया जा सकते हैं, राज के तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है? जी, मैं अपने लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाइयों, बहुत हो गया, बहुत आपका शोषण हो गया, बहुत आपके साथ धक्का हो गया। आप खड़े हो जाओ और अपने राइट्स के लिए, और जब हम खड़े हो जाएंगे हमें सब कुछ हमारे पैरों में होगा। सिर्फ इकट्ठे होने की जरूरत है। और ये लोग जो हमें पखारी बना के रखा हुआ है, हम मांग रहे हैं ना बार बार, तो ये पखारी वाला काम ही है ना। तो पखारी बना के रखा हुआ है, वो उस सिचुएशन से बाहर आए, और इकट्ठा होना एक ही मंत्र है, और कोई ताकत हमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ा सकती। नहीं तो हमारी बदहाली जैसे है वैसे ही रहेगी। जी जी, बस ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान ईमान का पक्का होगा, जुबान का पक्का होगा, वक्त का पक्का होगा, तो उसको कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप जवान के पक्के, ईमान के पक्के और वक्त के पक्के हो जाएं, तो आप लोगों का राज भी कदमों में आएगा। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोई किसी को राज न दे, जो भी ले निजबल से ले है। निजबल का मतलब बड़ा बड़ा दिमाग को इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि राज बिना न धर्म चले, धर्म बिना सब दले बले है। कि राज धर्म, इसका मतलब यहाँ सच्चाई ईमानदारी है, ना कि कोई पर्टिकुलर धर्म की बात कर रहे हो। तो सच्चाई और ईमानदारी तब तो जिंदा रहे, यदि भी इंसानियत जिंदा होगी तभी सच्चाई और ईमानदारी जिंदा रहेगी। बलविंदर सिंह जी, आप हमारे साथ में जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से चलते रहेंगे और इसमें कामयाबी पाएंगे। हम उम्मीद के साथ कह रहे हैं। थैंक यू जुड़ने के लिए। सत श्री अकाल।